द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट टू अस। तो आज हम उसके की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी के बिगनिंग में हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसमें से एक चेंज ये था कि लोगों के अंदर उस टाइम पर एक फायर आ गया था कि अब लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से। अब लोग ब्रिटिश रूल को इरेडिकेट करना चाहते हैं कंट्री से। अब हम यहाँ पर बात करें ना बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की, तो 20th सेंचुरी का बिगनिंग कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं फ्रॉम 1900 एरा, लाइक 1901, 1902, 3, 4, 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम उस ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, तो उस टाइम पर एक मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके अंदर मैन, विमेन, चिल्ड्रन, नेशनलिस्ट, लीडर्स, रिफॉर्मर्स सभी लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो ये मूवमेंट था, इसमें एक फायर देखने को मिली, एक एक्टिवनेस देखने को मिली कि अब तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए, डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई थी। तो ये कब हुआ? ये हुआ था 1900 से, लाइक जो 20th सेंचुरी है उसके बिगनिंग में इस मूवमेंट में एक एक्टिवनेस, एक फायर देखने को मिली कि जो ब्रिटिश रूल है उससे अब आज़ादी चाहिए। और जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर काफ़ी सालों से, लाइक ओवर 200 ईयर्स हो चुके थे यहाँ पर उनको रूल किए हुए, यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ को स्टैब्लिश किए हुए। तो उससे लोग यहाँ के आज़ादी पाना चाहते थे, जो भी नेशनलिस्ट थे। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, तो जो भी नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट कौन होते हैं? नेशनलिस्ट का मतलब होता है कोई भी पर्सन या ग्रुप जो अपने एरिया को, अपने देश को या अपने रीजन को बचाने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट कराने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ओके, तो जो भी नेशनलिस्ट थे, जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे ब्रिटिश रूल से, उन सभी ने बहुत सारा टाइम इस चीज़ पर भी डिवोट किया कि जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा। अब ऐसा तो था नहीं ना कि वो आज़ादी दिला देते और देश को अपने हिसाब से चलने देते, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप उसको एक इमेजिन करके, प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके अपने फ्यूचर का निर्माण करते हो, है ना, कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा। तो उसी तरीके से जो नेशनलिस्ट थे वो तब तक तो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, लेकिन वो जब फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्होंने ये सोचा कि जो ये भारत है, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल नहीं रहेगा तब इंडिया कैसा होगा, दैट मीन्स हमारी कंट्री का नेचर कैसा होगा। तब उनके दिमाग में डेमोक्रेसी आया। अब वो उसका रीज़न ये रहा क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशंस देखा। ब्रिटिशर्स के अंदर लोगों को फोर्स किया जाता था रूल्स को ओबे करने के लिए, ठीक है, मतलब कहीं भी कंट्रीब्यूशन हमारा था ही नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने सोचा कि जो फ्री इंडिया होगा उसमें डेमोक्रेसी होगी, सभी लोगों के अपने राइट होंगे, इंडिविजुअल राइट होंगे, फ्रीडम होगी सबके पास, ओके, और सबकी अपनी आइडेंटिटी होगी। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल, जो अथॉरिटेटिव रूल हमने यहाँ पर देखा, जो एक्सप्लॉयटेशंस देखा ब्रिटिशर्स की तरफ से, या ये कह लो जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने रूल्स स्टैब्लिश किए थे फोर्सफुली, उस चीज़ ने यहाँ के इंडियंस को, नेशनलिस्ट को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि जो फ्री इंडिया होगा उसमें डेमोक्रेसी होगी और उस डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सभी लोगों के पास अधिकार होगा कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, सभी लोगों की अपनी आइडेंटिटी होगी और यहाँ पर जो जनता है उसका राज होगा। अभी हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये सोच लिया था कि जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा, उसमें डेमोक्रेसी सेटअप की जाएगी, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे और सभी सिटीजन्स को इक्वल माना जाएगा कानून के आगे। ओके, अब बचा सिर्फ पार्ट ये था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इंडिया में सेटअप होनी थी, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस ये बनाने थे, किस तरीके से डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करेगी। अब जो इसके रूल्स डिटरमीन करने थे, डिटरमीन का मतलब है निश्चित करने, ठीक है, वो कैसे निश्चित हो सकते थे? वो किसी एक पर्सन ने तो किए नहीं हैं, बल्कि ग्रुप था, लोगों का ग्रुप था, जैसे कि जिसमें लगभग 300 लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे।
उन 300 लगभग 300 लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ये लोग थे 300 लगभग लोग, इन्होंने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें थे वो सारे इंडिया के थे, प्लस जो भी इसमें लीडर्स बैठे थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी इसमें यहाँ के बैठे थे, उन सभी ने इस चीज़ पर प्लानिंग किया, डिस्कशंस किया, इवन तो डिबेट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रारूप कैसा होगा। ओके, और उसको ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। और ऐसा तो था नहीं कि ये एक ही दिन में बन गया, इसके लिए लगभग 3 साल लगे थे, जिसमें 3 सालों तक पीरियोडिकली का मतलब होता है टाइम टू टाइम, तो टाइम टू टाइम उन्होंने नेक्स्ट 3 इयर्स तक मीटिंग की और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, उसको लिखा गया। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1946 में। अब ये जो साइड में लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। देयर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंगस्ट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अराउंड 300 लोग थे, जो लीडर्स थे, उनके बीच में एक सेंस ऑफ यूनिटी देखने को मिली। और सभी जो ये 300 लगभग लोग थे, इन सभी ने हर एक डिटेल पर डिस्कशन किया, डिबेट किया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न था उसको ध्यान से पढ़ा, ध्यान से उसको डिस्कस किया, और साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के सिंसियर एफर्ट किए गए। जैसे सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर सहमति नहीं हुई, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ताकि सभी लोग एग्री हों, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सिंसियर एफर्ट किए गए, ताकि एक एग्रीमेंट पर पहुंचा जा सके थ्रू कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है कि सभी लोगों की सहमति से एक एग्रीमेंट पर पहुंचा जाए, और ऐसा प्रोविज़न, ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए संविधान का जिसमें सभी लोग एग्री हों। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी की डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए, सभी की नीड का, बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उसका ध्यान रखा जाए। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें जो प्रोमिनेंट मेंबर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्हीं को यहाँ पर शो किया गया है। These members of Constituent Assembly had a huge task before them. अब जब Constituent Assembly के members Constitution का प्रोविज़न तैयार कर रहे थे, लिख रहे थे, उस टाइम पर उनके सामने huge टास्क आए, जो बड़े बड़े टास्क थे। जैसे कि सबसे पहला एक तो ये था कि डाइवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं। अगर आप 300 से 350 की किलोमीटर की दूरी पर ही जाएंगे तो आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग भाषाओं का यूज़ करते हैं, मतलब अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, सबके अलग अलग बिलीफ हैं, अलग अलग कल्चर हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। अब ध्यान रखना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि देखिए, जब प्रोविज़न तैयार किया जा रहा था उस टाइम पर हर एक ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखना था, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना था कि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए। एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार किया जाए जिस पर सबकी सहमति हो। ओके, अब नेक्स्ट ह्यूज टास्क ये था कि उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। उस टाइम पर हमारे देश में एक कियोस चल रहा था, एक टर्मोइल, एक टर्बुलेंस चल रहा था, वो था पार्टीशन। सो द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट। अब जो हमारा देश था वो 2 भागों में बट गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एक बड़ा टास्क ये आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के सामने कि जो अब इंडिया में लोग बच गए हैं, डाइवर्स जो लोग बच गए हैं, उनके बीच में एक हार्मनी, एक पीस को स्टैब्लिश करना था। तो इस तरीके से प्रोविज़न लिखा गया। नेक्स्ट एक ह्यूज टास्क ये आया कि अब जो प्रिंसली स्टेट हैं वो अनडिसाइडेड थी अपने फ्यूचर को लेके, अपने भविष्य को लेके कि वो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थी वो बिल्कुल फ्रीली रूल कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट कौन थे? जिसमें राजा रूल कर रहे थे, वो स्टेट्स फ्री थी। अब वो उन पर डिपेंड करता था कि वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को। तो उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रोमिनेंट मेंबर हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ जोड़ा था। नेक्स्ट जो ह्यूज टास्क था वो था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब यहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना। सो द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ द पीपल अपीयर्ड डिसमल। तो जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी यहाँ के लोगों की, मतलब हमारा देश लाइक एक गरीबी का दौर उस टाइम पर चल रहा था, तो लोगों के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को सही करना था, एक लेवल पर लाना था, ताकि लोग जो है वो पॉवर्टी को निकाल पाएँ।
एंड द नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टास्क आया वो था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। लोगों की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो उस टाइम पर बहुत डिसमल दिख रही थी। डिसमल क्यों? क्योंकि डिसमल का मतलब होता है अंधकार, जैसे कि ओके वेरी डार्क। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो हमारा देश उस टाइम पर गरीबी से तो जूझ ही रहा था। तो लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर इस तरीके से प्रोविजंस को भी तैयार किया कि लोगों की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी बेहतर कैसे बनाया जाए। ओके सो ये सब जो इश्यूज़ हमने पढ़े, जैसे कि एक तो हमने पार्टीशन का पढ़ा, प्रिंसली स्टेट का पढ़ा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का पढ़ा, डाइवर्सिटी का पढ़ा। ये सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें ये रिफ्लेक्ट किया गया कि डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाएगा और साथ ही साथ नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व किया जाएगा, और एक ऐसा प्रोविज़न तैयार किया जाएगा जिसमें सबकी सहमति होगी। ओके और सभी ग्रुप के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। और फाइनल डॉक्यूमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है एक ऐसा कंसर्न कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको रिमूव किया जाए और लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना। और एम्फेसाइज किया गया इस इम्पोर्टेंट रोल पर कि लोग अब अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। ओके तो आगे बात की गई है जो की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब ऊपर एक बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे जो बॉक्स दिए हुए हैं साइड्स में, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं इसको। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। इन्होंने खूब सारे दलित मूवमेंट भी इनिशिएट किए हुए हैं, खूब सारे मूवमेंट ऐसे चलाए हुए हैं जिसमें इन्होंने जो दलित्स के साथ एक्सप्लॉयटेशंस होता था वो रोका हुआ है। और जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो ये मानते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो इससे हेल्प हो रही है स्केड्यूल्ड कास्ट के लोगों को। कैसे हेल्प हो रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट करते वक्त अपने ओपिनियन रखते थे, और इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया तो इसमें स्केड्यूल्ड कास्ट के सेफगार्ड को ध्यान में रखा, प्लस उनके राइट्स को ध्यान में रखा कि उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और साथ ही साथ इन्होंने अपने जो विजनरी डॉक्यूमेंट रखे उस डॉक्यूमेंट में इन्होंने स्केड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ध्यान में रखकर उस डॉक्यूमेंट को तैयार किया। एंड इन्होंने ये भी कहा कि भले ही लॉज एग्जिस्ट करते हैं, इनके लिए रूल, नियम, कानून बनाए गए हैं स्केड्यूल्ड कास्ट की सेफ्टी के लिए, बट स्टिल स्केड्यूल्ड कास्ट के लोगों को या दलित्स को एक रीज़न है डरने का, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, ऑफिसर लेवल पर अभी भी हिंदू कास्ट के लोग थे। तो इसी वजह से इन्होंने स्केड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अर्ज किया, उनको प्रोत्साहित किया कि वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करें, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करें, ऑफिसर लेवल की तैयारी करें और वो भी ऑफिसर लेवल पर नियुक्त हो, ताकि जो इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है ना दलित्स के साथ उसे रोका जा सके। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो भी यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कल हम बात करेंगे की फीचर्स के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इस्टेब्लिश हुआ 1946 में, और जो इसमें मेंबर थे वो कितने थे, अराउंड 300 पीपल इसमें थे। और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे इनके सामने ह्यूज टास्क आए जिसका इन्होंने ध्यान रखा और उस चीज़ के तहत चलते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न इन्होंने तैयार किया। कल हम बात करेंगे की फीचर्स के बारे में। आप